नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और आज अपना टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब हुई थी। 1857 में एक फिजियोलॉजिस्ट थे अल्बर्ट वॉन कॉलिकर, उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। ये जो क्वेश्चन है कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, इसलिए ये छोटे क्वेश्चन के रूप में काफी बार आ जाता है। आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1857 में अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको दो अलग अलग वर्ड्स में हम बांट के इसका मीनिंग देख सकते हैं। जैसे इसको एक वर्ड्स में बांट सकते हैं माइटो, एंड सेकंड इसको बोल सकते हैं कॉन्ड्रिया। माइटो का जो मतलब होता है वो होता है थ्रेड। थ्रेड को अगर हम हिंदी में जानना चाहे तो उसका मतलब होता है धागा, यानी धागे नुमा संरचना। एंड कॉन्ड्रिया मीन्स होता है ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल को हिंदी में कहते हैं कणिकाएं। ठीक है, कणिकाएं। कणिकाएं क्या होती है, अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम लग रहा है हिंदी में। कणिकाएं जैसे एक छोटा सा पार्टिकल होता है, उसको हम बोलते हैं कण। ठीक है, अगर ऐसे बहुत सारे कण होंगे एक साथ तो उनको हम बोलेंगे कणिकाएं। ठीक है, ये होते हैं, यही इन्हीं को हम बहुत सारे टुकड़ों को बोलते हैं ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो ये एक थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स स्ट्रक्चर होता है। अगर किसी सेल में है एक, केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया है, केवल और केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियोन। अगर किसी सेल में दो, तीन, चार या बहुत 100 500 माइटोकॉन्ड्रिया है, तो उसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। अगर केवल एक है तो उसको हम माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। एक से ज्यादा है तो हम उसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। अब ये जो नंबर्स है वो डिपेंड करता है कि उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है सेल की। क्योंकि किसी सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा या फिर दो होगा, तीन होगा, वो उसकी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। जैसे फिजियोलॉजिकल ऑफ एक्टिविटी ऑफ सेल, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रियल नंबर्स डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। अब जैसे आरबीसी है, आरबीसी में एक भी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, जबकि लीवर सेल्स है और मसल्स है उसमें 100 to 2000 माइटोकॉन्ड्रिया आपको प्रेजेंट वहां पर मिलते हैं। तो कितना सारा डिफरेंस हो गया। ये सारा है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो है स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। ये एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं कि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। जैसे पहला पॉइंट हमने देखा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। डबल मेम्ब्रेन यानी कि इसके अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, पहली आउटर और दूसरी इनर। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर जैसे हम देखते हैं तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले पोरिन है। पोरिन क्या होते हैं, ये एक प्रोटीन्स के चैनल होते हैं, प्रोटीन चैनल होते हैं। ये इनका काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना। अब जैसे यहाँ पे ये पोरिन्स है, ये यहाँ पे इनका थोड़ा सा आपको मुंह खुला हुआ सा दिख रहा है। तो ये क्या करते हैं, जैसे ये आउटर लेयर होती है ये ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, परम्यूबल होती है, परम्यूबल होती है। तो छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, ठीक है, जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इसके अंदर डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर डायरेक्ट जा सकते हैं लेकिन इसके अंदर से डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये केवल कुछ एंजाइम्स या कुछ मॉलिक्यूल्स होती है उनको ही अंदर लेती है, जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है। जबकि आउटर मेम्ब्रेन से काफी सारे मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकते हैं। अगर अब बड़े मॉलिक्यूल्स आ गए तो वहां पे काम क्या करता है, पोरिन काम करते हैं। ये इनको अपने साथ अटैच करते हैं और इसके अंदर एंट्री करवा देते हैं। और अगर अंदर से कुछ बाहर निकालना हो तो उसको बाहर भी निकाल देते हैं। तो ये काम होता है पोरिन्स का। इसके बाद में आउटर मेम्ब्रेन, आपको बताएगी आउटर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन, ये इनर वाली मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद में एक यहाँ पे टर्म और है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन स्पेस का मतलब होता है कि आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनके बीच की ये जो पिंक वाली जगह है, ठीक है, ये जो पिंक वाली जगह है इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस। इसके साथ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, एक जेल लाइक मटेरियल होता है, उसको बोलेंगे मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में काफी सारे सब्सटेंस होते हैं, जैसे डीएनए, एंजाइम्स, राइबोसोम, ग्रेन्यूल्स एंड प्रोटीन्स। ठीक है, अब जैसे इसमें डीएनए है तो ये सर्कुलर डीएनए होते हैं। ठीक है, रेड कलर में जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं, तो ये डीएनए होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स के अंदर ये इन्वॉल्व रहेंगे। इसके साथ में क्रिस्टी होता है। क्रिस्टी क्या होगी, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये होते हैं क्रिस्टी, इनको क्रिस्टी बोलते हैं। इसके साथ में मैट्रिक्स में राइबोसोम मिलेगा आपको, और बहुत सारे एंजाइम्स मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे, ग्रेन्यूल्स इसके अंदर मिलेंगे। तो चलिए अभी हम देखते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स के अंदर, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि क्या क्या आपको मिल सकता है। इसमें फिक्स है वैसे कि क्या क्या आपको मिलेगा, पांच छह चीजें हैं तो वो सारी इसके अंदर आती है। जैसे डीएनए है, तो अब इसके अंदर डीएनए को बोला इंडिपेंडेंट सर्कुलर डीएनए। ठीक, इंडिपेंडेंट क्यों होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर इंडिपेंडेंट क्यों होगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करता है।
ये है न्यूक्लियस पे डिपेंड नहीं करता है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को डिवाइड होना है, उसको एक नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है, तो उसको न्यूक्लियस से इसकी परमिशन नहीं लेना कि मैं करूँ या काम ये नहीं करूँ, ये अपने आप से अपने अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है, ठीक है, और एक नई प्रतिकृति बना लेता है, ठीक है। अब जैसे विच इज कॉल्ड एम्प्टी डीएनए। अब इसको एम्प्टी डीएनए क्यों बोलते हैं? इसको बोलते हैं एम्प्टी डीएनए का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए। इसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए, शॉर्ट में बोल देते हैं एम्प्टी डीएनए, ठीक है, एम्प्टी डीएनए भी बोलते हैं। अब इसके बाद में प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन्स का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना, मॉलिक्यूल्स को लेकर आना, लेकर जाना बाहर। जैसे मैंने बताया पोरिन्स होते हैं, ठीक है, पोरिन्स होते हैं तो वो लाने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। एंजाइम्स होते हैं, तो एंजाइम्स का क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एटीपी का प्रोडक्शन कैसे करेंगे? जैसे खाना खाया, ठीक है, खाना खाते हैं तो हम बहुत बड़े टुकड़े खाने के लेते हैं, और वो जाके आगे जाके वो छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं अपने शरीर के अंदर, ठीक है। उसके बाद में उससे एनर्जी बनती है, एनर्जी बनती है तो एनर्जी बनती है और एटीपी के रूप में वो स्टोर होती है। अब ये जो भोजन को यहाँ तक लेकर आना, यहाँ से उसकी एनर्जी बनाना, उसके अंदर है बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अब वो एंजाइम्स क्या कर रहे हैं? वो हेल्प कर रहे हैं एनर्जी बनाने के लिए, ठीक है, एनर्जी को प्रोडक्ट रिलीज़ करने के लिए यूज़ काम में आ रहे हैं। तो इनको हम बोल सकते हैं एंजाइम्स को हेल्प्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। नेक्स्ट आता है राइबोसोम। राइबोसोम का काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। ग्रेन्युल्स का काम होता है पिगमेंशन। पिगमेंशन यानी कि जिस पर्टिकुलर इस जगह पे होते हैं उसको थोड़ा सा कलर ये प्रोवाइड करते हैं, कलर का काम, कलर देने का काम करते हैं। नेक्स्ट अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला फंक्शन आता है इसका सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? इट इज ए प्रोसेस दैट फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल या स्मॉल सब्सटेंस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। जैसे हमने बड़े टुकड़ों के रूप में खाना खाया, ठीक है, आगे गया, आगे जाके ये छोटे-छोटे टुकड़ों में बट गया, ठीक है, छोटे-छोटे टुकड़ों में बट गया, और किसकी प्रेज़ेंस में? ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में ये एनर्जी के रूप में इसको रिलीज़ कर दिया, ठीक है, इस खाने से एनर्जी बना दी ऑक्सीजन की प्रेज़ेंस में। अब ये जो एनर्जी है, वो क्या होगी? एटीपी, एटीपी के रूप में स्टोर होती है। एटीपी के रूप में स्टोर होती है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में सेल की 90% जो एनर्जी है, ठीक है, 90% जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, इसलिए बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे नेक्स्ट एनर्जी में आपको दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस 90% ऑफ सेल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, इसलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सेल डेथ। सेल डेथ के लिए किस प्रकार से यूज होता है? जैसे प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ। सेल डेथ कैसे होगी? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं साइटोक्रोम साइटोक्रोम सी। ये जो एंजाइम है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेल की प्रोग्राम डेथ के लिए, ठीक है, डेथ के लिए। अब जैसे डेथ क्यों जरूरी है? सेल की डेथ जरूरी है, जैसे कहीं पर अपने घाव लग गया, ठीक है, घाव लग गया, कांटा लग गया, या फिर कोई डैमेज हो गई अपनी सेल, तो वहां पे वो डैमेज हो जाती है, तो उस डैमेज सेल को बाहर निकालता है शरीर से, और उस पर वापस नई सेल आने के लिए उसको वहां से निकालना बहुत जरूरी होता है, इसलिए ये सेल डेथ के का काम करता है। नेक्स्ट कैल्शियम का स्टोरेज है। कैल्शियम स्टोरेज को काम कहाँ काम आता है? ठीक है, जैसे सेल कॉन्ट्रैक्शन है, मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ब्लड क्लोटिंग, ठीक है, ब्लड की क्लोटिंग करने के लिए ये कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए ये कैल्शियम को भी स्टोर करके रखता है। हीट का प्रोडक्शन करता है। हीट प्रोडक्शन कहाँ काम आएगा? जैसे हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा कोल्ड फीलिंग हो रही है, आपके हाथों में पैरों में शिवरिंग हो रही है, बहुत ऐसे शिवरिंग कर रहा है, ठीक है, कम कपी लग रही है आपको, तो उस टाइम में आपकी जो बॉडी का बैलेंस है, जो टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया हीट प्रोड्यूस करेगा, ताकि आपकी जो कोल्ड वाली फीलिंग है वो थोड़ी कम हो और उसके अंदर आपको रिलीफ हो। तो ये इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया काम करता है, और उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने इस वीडियो में देखा। अगर आपको वीडियो लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको घर बैठे एक स्टडी करने का माध्यम मिल सके, और आप अच्छे से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सके। तो चलिए मिलते हैं फिर हम एक और नए वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।